हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन करने वाले हैं संस्कृत का मॉडल पेपर, जो कि अपना है दूसरे नंबर का। ठीक है, इससे पहले हम एक मॉडल पेपर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, इस मॉडल पेपर में तो अपने 30 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसका पैटर्न बिल्कुल नए पैटर्न की तरह है। ठीक है, जिसमें अपन देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आपके लिए गद्यांश दिया हुआ है। इसके अनुसार अपन जो भी 1 से 4 तक क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे। तो सबसे पहले इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। कश्चित् राजा स्वमेनसरे निरंतरम प्रवर्तन मानाय जिज्ञासाय समाधानाय कश्चित् आश्रमे निवसंती मुने पार्श्व उपागच्छता। यानी जो एक राजा था, उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थी। उसका निराकरण करने के लिए वह एक आश्रम में गया जहाँ एक मुनि रहता था। ठीक है, तदानी मुनि स्वीकार संलग्न एवं राजा यथेष्टम अभिनंदनम। जो राजा था, उसने गुरु का, जो मुनि थे, उसका अभिवादन किया। ठीक है, राजा तम मुनि प्रश्नम त्रय अपृक्षम क समय श्रेष्ठ, क पुरुष श्रेष्ठ, किम कर्म च श्रेष्ठ। इस प्रकार राजा ने मुनि से 3 प्रश्न किए कि कौन सा समय श्रेष्ठ है, कौन सा पुरुष श्रेष्ठ है और कौन सा कर्म श्रेष्ठ है इति। ठीक है, ये किए थे उसने। मुनिस्तु राजानाम प्रथम च ध्यानत स्वीकार्यम एवं अकरोति। जो मुनि था वो राजा की तरफ ध्यान न देते हुए अपने कार्य में लगा हुआ था। ठीक है, अपने कार्य को कर रहा था। तो अब देखते हैं इसके आधार पर जो भी क्वेश्चन है वो। पहला क्वेश्चन है, देखिए, यथेष्टम इत्यत्र संधि विच्छेद वर्तते। जो यथेष्ट है उसमें संधि विच्छेद कौन सा है? देखिए, यथा प्लस इष्टम, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि यथा प्लस इष्टम, यानी इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। यथा प्लस इष्टम बन के इसमें यथेष्ट यानी गुण संधि का कार्य हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? उपागच्छत इत्यत्र उपसर्ग वर्तते। जो उपागच्छत है उसमें उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, या कौन से हैं? ठीक है, तो देखिए, अगर इसको तोड़ेंगे, आप अलग करेंगे, तो इसमें उप और आ दोनों ही आपको उपसर्ग देखने को मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, उप प्लस आ प्लस गच्छत, इस प्रकार इसको अपन अलग कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, धात्वा इत्यर्थ प्रत्यय वर्तते। ऑप्शन नंबर 1 है कत्वा, दूसरा है ल्यप, तीसरा है कतवतु और चौथा है मनप। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो देखते ही आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर है यानी कत्वा प्रत्यय इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, कर्म इति पदे लिंगम वर्तते। जो कर्म है उसमें लिंग कौन सा है? आपको लिंग देखना है। ठीक है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या अव्यय पद है? तो मैं आपको बता दूं, जो कर्म है उसमें नपुंसक लिंग है। आप हालांकि गद्यांश में देख के ही बता सकते हो, लेकिन मैं सामान्यतः आपको बता दूं, कोई कर्म होता है वो नपुंसक लिंग होता है। देखिए, ये आपके लिए एक श्लोक दिया हुआ है। ठीक है, इस श्लोक को आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके आधार पर नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनको अपन सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और इसको थोड़ा सा हल्का सा पढ़ के देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्षुद्धार्ता दीर्घ प्रकरणे अस्य विच्छेद वर्तते। क्षुद्धार्ता, इसका जो दीर्घ प्रकरण होगा उसमें जो संधि, दीर्घ संधि होगी, उसमें इसका विच्छेद कैसे होगा? वो विच्छेद आपसे पूछ रहा है, उसने संधि तो आपसे बता दी है। क्षुब्धा अर्था, देखिए, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो पहला ऑप्शन है क्षुब्धा प्लस रता, दूसरा है क्षुधा प्लस आर्ता, तीसरा है क्षुध प्लस आर्ता और चौथा है क्षुधा प्लस अर्ता। तो इन तीनों ऑप्शनों को देखने के बाद अगर आपके थोड़े से भी दिमाग में अगर दीर्घ संधि ने थोड़ा सा भी क्लिक किया है तो देखिए, क्षुधा प्लस आर्ता यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको दीर्घ संधि बना दी है। और दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घ, यानी सवर्ण आना चाहिए, एक जैसा वर्ण आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, संतः इति पदे वचनम वर्तते। जो संत है उसमें वचन आपको बताना है कि कौन सा है, एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है या अव्यय पद है? तो देखिए, इसमें का आंसर हो जाएगा बहुवचन, यानी संतः में बहुवचन का प्रयोग हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए,
परिच्छय इत्यादि प्रकृति प्रत्ययस्था, जो परिच्छय है उसमें प्रकृति प्रत्यय बताना है, उसमें क्या अपसर्ग है, क्या धातु है, कौन सा प्रत्यय, ये सब अपने को बताना है। तो देखिए परे प्लस इच्छ प्लस लेप, परे प्लस इच्छ प्लस कत्वा, परे प्लस इच्छ प्लस यत और परि प्लस छा प्लस लेप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परे प्लस इच्छ धातु है इसमें और लेप प्रत्यय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है त्यजेत इत्यादि लकार वर्तते। जो त्यजेत है उसमें लकार आपको देखना है। तो आपको ए देखते ही वैसे तो पता चल रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। देखिए आप लट लकार है, लंग लकार है, विधिलिंग लकार है या लोट लकार है, ठीक है। तो इसमें आपको देखते ही एक ही मात्रा अगर कहीं भी आ जाए तो ध्यान में रखना वहाँ पे विधिलिंग लकार होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, धर्मो रक्षति रिक्त स्थान स्यात्। तो देखिए ये सुक्ति है, सुक्ति आपको रटनी ही पड़ेंगी। कुछ सुक्तियां हैं जिनको आप रट के आंसर देख सकते हैं। तो धर्मो रक्षति रक्षत, यानी धर्म ही धर्मो रक्षति रक्षत, जो धर्म है वो रक्षा करता है, ठीक है। इसका अर्थ शायद ये होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। कतिनाम वर्णानाम द्वे उच्चारण स्थान अस्ता, यानी ऐसे कितने वर्ण हैं जिनके 2 उच्चारण स्थान होते हैं। तो ऐसे वर्णों की संख्या है वो है 10, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अहम तदामी हसामी, अहम तदा हसामी अस्य वाच्य परिवर्तन करत। हसामी देख के आपको ये पता चल रहा होगा कि ये कर्तृवाच्य, ठीक है। तो अब ये या तो आपको कर्म वाच्य में चेंज करना है या भाव वाच्य में चेंज करना। तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन चेंज करेंगे। तो देखिए अब कर्त से हमको करना है कर्म वाच्य में। तो आपको अगर पता होगा कि उसमें किस तरीके से चेंजमेंट होता है। कर्तवाच्य में कर्ता में प्रथम व्यक्ति होती है, जो कर्म होता है उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है। लेकिन जब इसको अपन कर्म वाच्य में चेंज कर देते हैं तो कर्ता में तीसरी विभक्ति हो जाती है और कर्म में प्रथम विभक्ति हो जाती है। इस प्रकार से अपन चेंज करेंगे। तो अहम का देखिए तृतीया क्या होगा, मया, जो कि तीनों में चारों ऑप्शनों में है। तदा, अब देखिए तदा का आप अगर ऑप्शनों में देखेंगे धीरे से तो तदा का तदा ही रहेगा, तदा का कोई चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन हसामी का क्या हो जाएगा, हस्यते। तो आपका इसमें हस्यते यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, हस्यते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्धम वाक्यम नास्ति, शुद्ध वाक्य नहीं है। पुत्रेण स पिता गच्छत, पुत्र स पिता गच्छत, यानी पुत्र के साथ पिता जाता है। मह्यम शयनम रोचते, मुझे सोना अच्छा लगता है। ग्रामस्य पूर्वम वनम अस्ति, ग्राम के पूर्व में वन है। सह मोहनाय कूप्यति, सह मोहनाय कूप्यति, ठीक है, वह मोहन पर क्रोध करता है, ठीक है। इन 4 ऑप्शनों को देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि जो ग्रामम पूर्वम है इसमें स्य आ रही, स्य मतलब षष्ठी विभक्ति हो गई। लेकिन पूर्वम जब दिशा बताई जाती है की तरफ, जी आदि दिशाएं बताई जाती हैं अभी तो परित समय आने के साथ, उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। लेकिन यहाँ पे षष्ठी दी हुई है तो वो नास्ति यानी शुद्ध नहीं है, वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि अशुद्ध है। चलते हैं 13वें नंबर पे। देखिए मैं तुम पर क्रोध करता हूँ, इसका संस्कृत अनुवाद करना है। तो आपके लिए 3 ऑप्शन है, अहम त्वयि क्रुद्यामि, अहम तुभ्यम क्रुद्धामि, तीसरा है मया त्वं क्रुध्यते और चौथा है अहम युष्मभ्य क्रुद्धयति, ठीक है। आपको तीनों ऑप्शनों को ध्यान से देखना है और आपको अगर पता होगा तो थोड़ा सा भी कि जो क्रुद्ध धातु होती है उसके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है कर्म। तो देखिए इसमें चतुर्थी है नहीं, इसमें भी चतुर्थी नहीं है, इसमें देखिए ये भी चतुर्थी नहीं है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी अहम तुभ्यम क्रुद्ध्यामि, ये इसका संस्कृत अनुवाद हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 उक्त कर्मणि विभक्ति भवति, जो उक्त कर्म होता है ना, उक्त कर्म को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपने अगर एक्टिव पैसिव कहीं पढ़े हो तो एक्टिव यानी जो सक्रिय करता होता है, ठीक है, सक्रिय, और पैसिव मतलब होता है अनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं होता है। तो वो यही पूछ रहा है कि जो उक्त कर्मणि यानी जो अनएक्टिव यानी पैसिव जो कर्म है उसमें कौन सी विभक्ति होती है। तो व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, तो विभक्ति हो जाएगी इसमें प्रथमा, ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
पाणिनीय शिक्षानुसारेण यम वर्ण संति। पाणिनि की शिक्षा के अनुसार यम वर्ण कितने हैं, तो 4 हैं। ये तो लर्न करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए अब यहाँ से अपनी शिक्षण विधि स्टार्ट होती है। भाषा शिक्षण से सर्वश्रेष्ठ विधि वर्तते। जो भाषा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है आपके लिए पाठशाला विधि, दूसरा है भंडारकर विधि, तीसरा है आगमन निगमन विधि, या चौथा है प्रत्यक्ष विधि। तो भाषा शिक्षण की जो सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है वो है प्रत्यक्ष विधि, जिसमें अगर आपको पता हो तो जिसके बारे में आपको बता दूं कि प्रत्यक्ष विधि में मातृभाषा का निषेध किया जाता है। यानी आपको जिस भाषा को आप सीख रहे हैं उसी भाषा में आपको बोलना है, बात करनी है, पढ़ना है, सब कुछ करना है, लेकिन मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना है। तो वो सब होता है प्रत्यक्ष विधि में, जो कि भाषा शिक्षण की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए शिक्षण पाठ योजनायाम प्रमुख समापन सोपान विषय समुचनम मेलनम वर्तते। देखिए जो भी सोपान है पाठ योजना का मुख्य सोपान है उसका मेलन किया गया है। ठीक है, अब आपको सही बताना है कि कौन सा सही है। व्याकरण प्रस्तुतिकरण, गद्य में विचार विश्लेषण, पद्य में सौंदर्यभूति प्रश्न और नाटक में भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो जो व्याकरण होती है उसमें प्रस्तुतिकरण प्रश्न, देखिए वो कह रहा है पाठ योजना प्रमुख सोपान विषय समुचक मेलनम वर्तते। मेलन किस मतलब सही किस में है? तो जो व्याकरण होती है उसमें सबसे अच्छा प्रस्तुतिकरण उसका मेन सोपान होता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न भवन्ति। जो विचार विश्लेषण प्रश्न होते हैं वो किस में होते हैं? गद्य में, पद्य में, नाटक में या अनुवाद में। तो ये जो प्रश्न होते हैं वो गद्य में होते हैं, तो ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। व्याकरण पाठ योजनायाम नियमीक्रियते। जो व्याकरण की पाठ योजना होती है उसमें नियमों को कौन बनाता है? छात्र बनाते हैं, अध्यापक के द्वारा बनाए जाते हैं, पुस्तक के द्वारा बताए जाते हैं, या पाठ्यक्रम के अनुसार बताए जाते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी अध्यापक के द्वारा इनको बताया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है आख्यायिका भेदा वर्तते। जो आख्यायिका है उसके भेद हैं। किसके भेद हैं आख्यायिका? गद्य से गद्य की है, पद्य से पद्य की, नाटक से नाटक की, या अनुवाद से अनुवाद की। तो देखिए जो गद्य होता है उसका भेद होता है आख्यायिका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक नेतृत्व में छात्र क्रियते। शिक्षक के नेतृत्व में छात्र क्या करते हैं? आदर्श वाचन, अनुवाचन, अनुकरण वाचनम और सस्वर वाचनम। इन चारों में से किसको करते हैं बच्चे? तो इसमें अनुवाचन को छात्र के शिक्षक के नेतृत्व में छात्रों द्वारा अनुवाचन किया जाता है। ठीक है, बहुत से बच्चे तीसरे नंबर पे जाएंगे अनुकरण वाचन पे, जो कि नहीं किया जाता, अनुवाचन किया जाता है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 22 को अपन देखेंगे। देखिए विद्यालयी पाठ्य सभायाम नाटक कक्षायाम अभिनय भवति अस्मिन् विधौ। किस प्रकार की जो विद्यालय प्रार्थना सभा है उसमें नाटक की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए आदर्श नाट्य विधि, रंगमंच अभिनय विधि, समवाय विधि, या कक्षा नाट्य विधि। तो इसमें किया जाता है वो किया जाता है, मैं आपको बता दूं, समवाय विधि का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनुवाद भेद नास्ति। जो अनुवाद है उसका भेद नहीं है। अक्षरानुवाद, छायानुवाद, तथ्यानुवाद या चित्रानुवाद। तो ये तो देखते ही पता चल रहा है चित्रानुवाद कोई अनुवाद का भेद नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं इसमें भी अगर तथ्यानुवाद है ना वो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, अनुवाद सब करने में सबसे बेस्ट जो अनुवाद होता है वो तथ्यानुवाद होता है। ठीक है, और जो नहीं होता है अनुवाद में वो चित्रानुवाद होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षणम पाठ योजनायाम सर्वाधिक समयापनम इत्यनयो असत्य मेलनम वर्तते। जो शिक्षण होता है उसमें जो पाठ योजना होती है उसमें सर्वाधिक समय किस पे दिया जाता है? इसमें जो असत्य मेलन है वो आपको बताना है। देखिए पहला है व्याकरण प्रस्तुतिकरण, ये तो सही है। गद्यम पाठ काठिन्य निवारण, गद्य में काठिन्य निवारण का, ये भी सही है। पद्यम पाठ प्रदर्शनम, जो पद्य होता है उसमें पाठ का प्रवर्धन किया जाता है, ये भी सही है। नाटक में वाचन, नाटक में वाचन नहीं, नाटक में नाटक कला का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, अभिनय का। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका हो जाएगा। असत्य मेलन ने पूछ रहा है तो असत्य मेलन यही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए
पुनर्वलन कौशल इति वर्तते। जो पुनर्वलन कौशल है वो है प्रस्तावना कौशल, प्रवाह कौशल प्रश्न, प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्न या श्यामपट्ट प्रश्न। तो इसमें हो जाएंगे प्रवाह कौशल प्रश्न, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकनस्य गुणम वर्तते। जो मूल्यांकन है उसका गुण कौन कौन सा है? व्यापकता, वैधता, व्यवहारिकता या सर्वे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी आते हैं मूल्यांकन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, दृश्य साधनम वर्तते। जो दृश्य साधन है वो आपको बताना है प्रतिकृति, आकाशवाणी, ध्वनि पंजिका या ध्वनि संचिका। इन चारों में से आपको ये छांटना है कि इनमें दृश्य साधन कौन सा है। ठीक है, दृश्य साधनम वर्तते ध्वनि, तो इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी प्रतिकृति। प्रति एक दृश्य साधन के रूप में आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिभाषा सूत्र अनुसारण संस्कृत उच्चारण उच्च माध्यमिक स्तरे स्यात्। जो त्रिभाषा सूत्र है उसमें संस्कृत में उच्च माध्यमिक स्तर में जो होती है वो किस प्रकार के रूप में होती है? अनिवार्य भाषा के रूप में, अनिवार्य विषय के रूप में, वैकल्पिक विषय के रूप में या संस्कृत स्यादेव न। तो 28 में मैं आपको बता दूं जो वैकल्पिक विषय होता है उसके रूप में संस्कृत भाषा का यूज किया जाता है उच्च माध्यमिक स्तर पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29, रघुवंश से रचयिता वर्तते। जो रघुवंश है उसके रचयिता कौन है? कालिदास, भास, वाल्मीकि या वेद व्यास। तो जो कालिदास हैं वो रघुवंश उन्होंने इसकी रचना की है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, संस्कृत योग्य अध्यक्ष आसीत। जो संस्कृत आयोग है उसका अध्यक्ष कौन है? राधा कृष्ण, राममूर्ति, सुनीत कुमार चटर्जी या कोठारी। ठीक है, तो जो सुनीत कुमार चटर्जी हैं वो संस्कृत जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष थे, संस्कृत आयोग के अध्यक्ष थे, वो सुनीत कुमार चटर्जी थे। तो अब ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार अपने 30 के 30 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस प्रकार की वीडियो डेली अपन डालते रहेंगे जब तक कि एग्ज़ाम नहीं होता। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।